आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शील्ड में मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं। और आज ग्राम समाज और विकास संबंधित जो आपकी कड़ी चल रही है लगातार, उसके 11वीं कड़ी लेकर आए हैं। उसमें पहला प्रश्न है, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो जो आपकी जमींदारी व्यवस्था है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू की गई थी। ये बताया भी गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो जमींदारी व्यवस्था है। और ये कब लागू की गई थी इसको कमेंट बॉक्स में हम लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? 1950, 1965, 1971, 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंड रोकना, कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। देखिए जो पहला आपका हो जाएगा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। चकबंदी का उद्देश्य ये नहीं था कि कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। बाकी जो तीन ऑप्शन है तीनों वही ऑप्शन का, यानी जोतों का जैसे अलग अलग जोत होते हैं उनको एक जगह करना, कृषि जोतों का उपखंड रोकना, जो कृषक होते हैं अलग अलग स्थान पर खेती करते हैं उससे बहुत सारे नुकसान होता है। तो उन चीज़ों को सही करने के लिए ये चकबंदी अधिनियम लागू हुआ था। चकबंदी अधिनियम 1954 में लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? आयुक्त, रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर? तो आपका हो जाएगा, जब ये मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो जिलाधिकारी कहलाएगा रिटर्निंग ऑफिसर। ध्यान रखना है इसको। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि आपके लिए जो एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही, जितने भी प्रश्न हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट हैं। एक भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपके एग्ज़ाम से बाहर हो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है? शहरी विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, विकास खंड, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ का पूछ रहा है कि बीडीओ का प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो होगा ग्रामीण विकास संस्थान में बीडीओ का प्रशिक्षण होता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ की गई? सांसद आदर्श ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना, निर्मल ग्राम योजना। देखिए जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है ये 2019 की योजना है, इसको ध्यान रखना। जो सांसद ग्राम आवास योजना, इसमें प्रत्येक जो सांसद होता है अपने क्षेत्र में गाँव को गोद लेता है। देखिए जब ये योजना लागू की थी शायद 2014-15 में आई थी, उस समय बताया गया था कि 3 गांव, यानी जो भी सांसद होगा जिस जिले में वो 3 गांव गोद ले सकता है। लेकिन 2019 के बाद कुछ चेंजमेंट किया गया और अब 5 गांव गोद ले सकता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो कहाँ अवस्थित है? फिलीपींस, मनीला, पेरू, रोम, गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू। देखिए पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू में इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पेरू में स्थित है। अगर बात करें फिलीपींस मनीला की, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है फिलीपींस मनीला में। और गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे राम बदन सिंह, अतुल सिन्हा, एम.एस. स्वामीनाथन, जगदीश प्रधान। तो आपके जो एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हीं के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था और जिसके प्रथम अध्यक्ष यही थे। देखिए जो राम बदन सिंह, अतुल सिन्हा, ये जगदीश प्रधान है, ये उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। लेकिन जो अध्यक्ष अगर बात किया जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन ही थे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से जोड़ा गया? नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास संस्थान, ये सभी। देखिए अभी ये पार्ट 10 में ही कराया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया था। बताया भी था जो पंचायती राज व्यवस्था होती है अपने उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में त्रिस्तरीय होती है। और सबसे पहला अगर बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला अगर जिला था नागौर जिला, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती होती है? लगभग 24%, लगभग 30%, लगभग 40%, लगभग 15%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लगभग 24%। देखिए जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर डाटा जो भी होता है डाटा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आपके इस तरह के आंकड़े बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, ये ध्यान रखना। जो सबसे अगर अधिक गेहूं की बात करें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार होती है, इसको ध्यान रखना। सबसे अधिक पैदावार जो होती है गेहूं की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में होती है। आप लोग बताएंगे गोरखपुर जो है किस नदी किनारे स्थित है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, उपरोक्त सभी। देखिए जितने भी आपके ये हैं रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ये तीनों ही क्षेत्रों में यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर कपास खेती के लिए ये तीनों ही सही ऑप्शन माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? मदर, अमूल, पराग, सुधा। देखिए पराग इसका आंसर हो जाएगा, पराग। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जो माता टीला बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बता दें उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर ये माता टीला बांध परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरबीआई। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नाबार्ड। देखिए नाबार्ड को हल्के में नहीं लेना, नाबार्ड से प्रश्न आने वाला जरूर है। नाबार्ड का फुल फॉर्म तो पता ही सब बच्चों को। तो विश्व बैंक, जो विश्व बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, इसको ध्यान रखना। 1945 में स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना बता दें 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। जितने भी ग्रामीण विकास संस्था में जितने भी कार्यरत जो भी बैंकें वगैरह हैं इनको ऋण नाबार्ड ही प्रदान करवाता है। देखिए बात करें अगर आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975। इसको ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1975। और वर्तमान में अगर बात किया जाए 43 ग्रामीण बैंक हैं। जैसे कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है तो एक प्रकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही है। और इनका उद्देश्य सोचा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जितना जैसे कृषि करते हैं, व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग आदि का विकास करना। किस माध्यम से करते हैं? जैसे ऋण प्रदान किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। अगर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो भारत सरकार की ओर से 50% हिस्सेदारी है और जो प्रायोजक बैंक है वो 35%, और जो राज्य होता है जिस राज्य में वो बैंक स्थित है वहाँ 15% ये हिस्सेदारी ये पूछा गया है। अगर बात करें 2 अक्टूबर 1975 को 5 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। पहला मुरादाबाद, दूसरा गोरखपुर, ये देखिए मुरादाबाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जनपद से, और तीसरा भिवानी हरियाणा का है, जयपुर राजस्थान का है और मालदा पश्चिम बंगाल। यानी इन 5 जनपदों में 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला देखिए लिखा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, इसको ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उस समय स्थापना हुई थी, मुख्यालय था कोलकाता में। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो आरबीआई का मुख्यालय जो है
आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और जो आरबीआई का अगर कार्य देखा जाए तो मुद्रा, सबसे पहली बात तो मुद्रा जारी करता है, और बहुत सारे इसके कार्य जैसे मौद्रिक नीति तैयार करना सब इसी के कार्य होते हैं, नोट छापना सब आरबीआई के ही कार्य होते हैं। देखिए जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। इसी प्रकार बताएंगे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। देखिए इन चारों ऑप्शन का मैं बता देता हूँ। चारों लोग जो भी इसमें जितने भी प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री हैं, इनके हर प्रधानमंत्री के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग अभी समझ जाएंगे कि 25 दिसंबर 2000 को जो योजना आई थी अंत्योदय अन्न योजना क्यों प्रारंभ की गई थी, किसके जन्मदिवस। देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर। क्योंकि इनका अगर बात करें, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था इनका जन्म, अटल बिहारी वाजपेयी का। और इनकी अगर निधन की बात की जाए 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2018। और एक 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना, 25 दिसंबर सुशासन दिवस। और पॉइंट बता दें इसमें, ये सुशासन दिवस है, ये 2014 से मनाया जा रहा है। अगर बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। सर्वप्रथम 1996 में केवल 13 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1998 और 99 के पीरियड में मुख्य प्रधानमंत्री रहे, और फिर रहे 1999 से 2005 तक, 2004 तक पूरे 5 साल यानी 5 वर्ष ये प्रधानमंत्री रहे भारत के। अगर बात करें ऐसा मतलब प्रधानमंत्री जो 3 बार रहे वो यही थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और इनकी बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनकी जो एक रचना है मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, इसको ध्यान रखना, मेरी 51 कविताएं, 51 कविताएं, ये इनकी रचना है। और एक और रचना है इनकी, कैदी कविराय नाम से ये कविताएं लिखा करते थे, कैदी कविराय, इसको ध्यान रखना, कैदी कविराय। और इनके बारे में बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, कि दुनिया की सबसे लंबी एक सुरंग थी, उसका नाम था रोहतांग सुरंग, इसको ध्यान रखना, रोहतांग सुरंग। ये जोड़ती है, जो आपकी ये रोहतांग सुरंग है, ये लेह और मनाली संपर्क मार्ग पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका नाम अटल सुरंग किया गया है, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अटल सुरंग, जो रोहतांग सुरंग है, इसका नाम अटल सुरंग किया गया है, अटल सुरंग। और एक पॉइंट यहाँ से बनता है अटल बिहारी वाजपेयी जी से, कि जो एक सेतु बना था गोवा में मंडोवी नदी पर या मांडवी नदी पर, एक नदी है गोवा में मांडवी नदी, ये है गोवा की नदी, इसको ध्यान रखना, मांडवी जो नदी है ये गोवा की नदी है। और यहाँ पर एक बना है अटल सेतु, इसको भी ध्यान रखना, अटल सेतु। इस प्रकार एक पॉइंट और है कि एक छत्तीसगढ़ का एक शहर है नया रायपुर, इसको ध्यान रखना, नया रायपुर, उसका नाम अटल नगर किया गया है। नया रायपुर का नाम क्या किया गया है? अटल नगर। और जो आपके लखनऊ में ही इकाना स्टेडियम है, इसको भी अटल स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना, जो इकाना स्टेडियम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार अटल जी के जन्म से या अटल जी से संबंधित ये चीज़ें थी, जो भी पॉइंट थे इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग जितने पॉइंट बताए गए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपके सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। और बात करें अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और 23 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस, इसको ध्यान रखना,
किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, किसान दिवस। फिर है जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1989 को। तो आप लोगों को पता ही है कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको ध्यान रखना, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 14 नवंबर को। और एक मोरारजी देसाई के बारे में अगर बात करें तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था, ध्यान रखना, 29 फरवरी 1896 को हुआ था। और ये देश के चौथे नंबर यानी 4th नंबर के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? परंपरागत समाज, वैयक्तिक समाज, आर्थिक समाज, सांस्कृतिक समाज। देखिए जो ग्रामीण समाज है परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? मूर की, मैकाइवर एवं पेज, मार्क्स, गिलिन एवं गिलिन। तो ये हो जाएगी मूर की। देखिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितने ये प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट ही हैं, जिससे आपके जो सभी दोस्तों का, मित्रों का अधिक से अधिक लाभ मिले। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत, बरेली, आजमगढ़, मऊ। तो आपका हो जाएगा बागपत सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। और अगर सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक की, तो सोनभद्र में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती। कहाँ पर? सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन इस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या मासिक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मासिक। यह प्रश्न 2015 के लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 80, 75, 65, 85। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ध्यान रखना, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें 80 लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, इसको ध्यान रखना, लोकसभा में सीटों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 22, पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है? मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुधन है, यानी सबसे अधिक पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 23, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है? आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया। तो जो सुरहाताल पक्षी विहार है ये बलिया में स्थित है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1982, 2 अक्टूबर 1983, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1980। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1904, 1914, 1924, 1934। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1904 में। अगर सहकारिता आंदोलन की बात करें, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है? तो भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक हैं एफ निकोलसन। एफ निकोलसन भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक हैं। अगर सहकारिता की उत्पत्ति बात करें, सहकारिता की जो उत्पत्ति है ये ब्रिटेन से मानी जाती है, ध्यान रखना, ब्रिटेन से मानी जाती है सहकारिता की उत्पत्ति। और इसी के तहत जो सहकारिता आंदोलन है, अब अगर वर्तमान में बात की जाए तो एक समिति गठन हुई थी, सहकारी समितियों का गठन हुआ था, सहकारी समितियों का गठन हुआ था, सहकारी समितियों का गठन ये
संविधान के अनुच्छेद 9B में ध्यान रख, सॉरी, ये भाग 9B में सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। और अगर बात करें डीपीएसपी की बात करें, यानी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में डीपीएसपी, हम लोग जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अगर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में बात करें तो जो सहकारी समितियों का गठन है, जो भी सहकारी समितियों का गठन हुआ था, वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 43B, इसको ध्यान रखना, सहकारी समितियों का गठन अनुच्छेद 43B में वर्णन किया गया है। और बात करें अभी हाल ही में जुलाई 2021 में एक मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय बना हुआ है जुलाई 2021 में। तो आप लोग बताएंगे सहकारी जो सहकारिता मंत्रालय है ये किसके पास है वर्तमान में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है प्रश्न कि जब भी ये सहकारिता मंत्रालय बना है। और अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो सहकार से समृद्धि की ओर, यानी जो कोऑपरेटिव है, सहकारिता का मतलब होता है कोऑपरेटिव, यानी सबका सहयोग करना। तो इस वजह से तो भारत में सहकारिता आंदोलन शुरुआत है इम्पोर्टेंट हो जाता है 1904 में हुई थी। और इस प्रश्न के आने की प्रबल संभावना है आपके एग्ज़ाम में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते रहिए, इस प्रकार आपके लिए इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं वो आते रहेंगे। और इससे आप लोग अपना देख सकते हैं कि कितना तैयार हो चुका है। और जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, रेगुलर जो भी प्रश्न आ रहे हैं, ये एग्ज़ाम रिलेवेंट ही है, यानी कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट ना हो, यानी लगभग आए हुए ही प्रश्न हैं। तो इस प्रकार आपके ये 25 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए